गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर नंबर 12 में आज हम बात करेंगे हमारे प्रीवियस टॉपिक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, कि जो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, उसके ऊपर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का क्लास। हम जो हमारा कल का टॉपिक था उसी को आगे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जिसमें कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस किया था मैंने कल आपसे। आज उसके बेस्ट एग्जांपल करने वाले हैं। आज का फर्स्ट एग्जांपल है द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 25 ग्राम इन स्पेस is 10⁻⁻⁵ meter. What is the uncertainty in the velocity? आपको uncertainty in the velocity पूछा है। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेल्टा x डेल्टा v इक्वल्स टू h/4πm। यहां पर आपको डेल्टा x क्वेश्चन में दिया गया है, डेल्टा v आपसे पूछा गया है, h प्लैंक कांस्टेंट आप जानते हैं और 4 into पाई की वैल्यू 3.14 और m आपको दिया गया है मास। सारी वैल्यूज आपके पास है। एक ही अननोन है आपके पास डेल v, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। वो आप सारी वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वेलोसिटी आ रहा है, चेंज अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी इज 2.109 into 10⁻28 मीटर पर सेकेंड। कैसे आता है बच्चों, देख लेते हैं हम इसके सॉल्यूशन में। देखिए आप, हमारा फॉर्मूला क्या है? डेल एक्स इंटू डेल वी इक्वल्स टू h/4πm। अब आपको पता है डेल एक्स की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, डेल वी आपको कैलकुलेट करना है, राइट। h प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, वैल्यू पुट कर दिया, 4 into पाई की वैल्यू 3.15 ले ली और m मास भी आपको दिया गया है कि इतना किलोग्राम आपका सब्सटेंस है। तो सब कुछ आपके पास है, जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो आपको डेल वी, चेंज इन वेलोसिटी या अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी कितना आ रहा है बच्चों? 2.109 into 10⁻28 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? हो जाएगा आराम से, इजीली कैलकुलेशन करना है आपको बस। एग्जाम्पल नंबर 2 है आज का। द पोजीशन ऑफ ए प्रोटॉन इज मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस। क्या आ रहा है? पोजीशन का जो अनसर्टेनिटी वो क्या है? 1 into 10⁻11 मीटर। फाइंड द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ प्रोटॉन 1 सेकंड लेटर। कितने सेकंड के बाद? 1 सेकंड के बाद। एज्यूमिंग वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। प्रोटॉन का जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकंड। 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है ना। आपको यहां पर फाइंड अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन करना है 1 सेकंड के बाद। कितना होगा? आप कैसे समझिए कि जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ये जो ऑर्बिट है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, तो यहाँ पे जब आप उसका पोजीशन देखने जा रहे हैं तो पोजीशन देखेंगे और इलेक्ट्रॉन तो कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। तो इस जैसे इस t सेकंड पर यहाँ है, आफ्टर दैट 1 सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पहुंच सकता है। तो आपको उसका क्या फाइंड करना है? अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे बच्चों? वो का वही हमारा फॉर्मूला डेल एक्स डेल वी इक्वल्स टू h/4πm। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। तो फर्स्ट तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें क्या दिया है? डेल वी
चेंज इन वेलोसिटी, ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी किसके बराबर है? डेल एक्स डैश बाई टी। यहां डेल एक्स क्या है? डेल एक्स इज अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड। ये जो नेक्स्ट सेकंड आ रहा है ना, जो डेल एक्स डैश, वो क्या बता रहा है यहाँ? अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड। तो देखो बच्चों, अभी हमें तो वैल्यू पुट करना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये डेल एक्स की वैल्यू रख दी 1 इंटू 10⁻11 क्वेश्चन में दी गई है। डेल वी की जगह हमने क्या रख दिया? ये डेल वी की जगह हमने ऐसा कैसा इसको पुट कर दिया, डेल एक्स डैश बाई टी। और एच प्लांक कांस्टेंट तो आप जानते ही हैं 6.625 इंटू 10⁻34, और ये 4, और ये पाई का वैल्यू रख दिया 3.14, और यहाँ पर एम मास आपको दिया गया ये 1.67 इंटू 10⁻27। ये प्रोटॉन का मास होता है। तो बस आपने सारी वैल्यूज रख दी। तो यहाँ पर आपको टी की वैल्यू कितना है पता है आपको? 1 सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड पूछा है तो टी की वैल्यू भी हमने रख दी, ये 1 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लिया, बाकी सबको तो आंसर क्या आ गया बच्चों आपके पास? 3.15 इंटू 10⁻3 मीटर। वो आपका क्या हो गया? नेक्स्ट सेकंड में अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन आपको मिल गया। क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं आज के। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है? ए डस्ट पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू 10⁻11 ग्राम। मास कितना है बच्चों? 10⁻11 ग्राम। डायमीटर 10⁻4 सेंटीमीटर and velocity 10⁻4 centimeter per second. The error in measurement of its velocity is 0.1%. वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है, तो जो एरर है वो कितना है बच्चों? 0.1% है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी ऑफ इन पोजीशन एंड कमेंट्स ऑन द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आता है आप उस पर कमेंट कीजिए। अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो तो वही है, डेल एक्स इंटू डेल वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम, है ना बच्चों? जो वैल्यूज आपको दी गई है उससे आपको उस फॉर्मूले में रखना है, और आपको अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन डेल्टा एक्स फाइंड करना है और उस पर कमेंट करना है। जो आपके पास डेल्टा एक्स का आंसर जो है वो ये आ रहा है 5.27 इंटू 10⁻12 मीटर। द अनसर्टेनिटी इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू साइज ऑफ पार्टिकल, है ना। बट ये कमेंट कैसे आएगा और ये आंसर कैसे आएगा, उसके लिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। वही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, डेल एक्स इंटू डेल वी एच अपॉन 4 पाई एम। अब देखिए, आप सबसे पहले आपको डेल वी कैलकुलेट करना है ना। चेंज इन वेलोसिटी आपको बोला 0.1%, यानी 0.1 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे आप। वो 0.1% किसका? दिस 10⁻⁻4 एंड 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड। तो आपको जो वेलोसिटी में चेंज है वो कितना मिल रहा है बच्चों? यहां से 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड। सबसे पहले आपने किसकी वैल्यू फाइंड की? डेल वी की वैल्यू फाइंड की, है ना। कि आपको वहां सर्कमफ्रेंस दिया है या जो मीटर पर सेकंड में स्पीड दिया है उसका 0.1% आपने फाइंड कर लिया। तो आपको डेल वी कितना आ रहा है? 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड। नाउ अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। डेल्टा एक्स आपको कैलकुलेट करना है, ओके। डेल वी की जगह आपने ये वैल्यू रख दी 10⁻⁹। एच आपको पता ही है, और आपको पता है पाई का वैल्यू 3.14 रख दिया आपने। और एम मास कितना दिया बच्चों? 10⁻⁻14 जो दिया गया है, बस आपने ऐसा यहाँ पर मास रख दिया तो आपको यहाँ डेल एक्स की वैल्यू मिल जाएगा। डेल एक्स कितना आ रहा है बच्चों? 5.27 इंटू 10⁻12 मीटर। इसीलिए हमने वो प्लॉट किया था कि पार्टिकल के साइज में ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो वैल्यू बहुत बहुत छोटी है, नेग्लिजिबल। क्लियर है बच्चों?
अब लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, अभी जो बोहर मॉडल का लिमिटेशंस क्या आता है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द बोहर मॉडल डज नॉट अकाउंट फॉर द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था ना, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता था या पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करता था, वो वेव नेचर के बारे में बात नहीं करता था। तो ये बोहर का लिमिटेशन था, क्योंकि जो मैटर है उसके दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है और दूसरा पार्टिकल नेचर होता है। क्योंकि जो हमारा हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है ना, वो क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल से, उनमें वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर दोनों होता है। According to the model, the electron revolve in specific path where the position and velocity is well defined, but this is in contraindicated with Heisenberg uncertainty principle. देखो, नील्स बोहर साहब क्या कहते थे, वो कहते थे कि इलेक्ट्रॉन फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता रहता है ना। तो उसके हिसाब से क्या था, बोहर के हिसाब से कि जो पाथ था वो फिक्स था, पोजीशन एंड वेलोसिटी भी डिफाइंड थी, जबकि हाइजेनबर्ग बिल्कुल उसके अपोजिट बोलता है। हाइजेनबर्ग बोलता है कि एक टाइम में आप या तो उसका एग्जैक्टली वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो। एट ए टाइम दोनों चीजें परफेक्टली प्रिसाइसली कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हाइजेनबर्ग और बोहर के जो स्टेटमेंट थे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और बोहर ने इस चीज को नहीं माना। दैट्स व्हाई इट्स द मेजर लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है, वेव फंक्शन क्या होता है। देखो, हम जो ड्वेल बिहेवियर की बात कर रहे थे ना, उसमें सबसे पहले था डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल, सेकंड वन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और आज हम बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट जो है वो हमें ये बताते हैं कि मैटर जो है वो ड्वेल बिहेवियर रखता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ओके स्टूडेंट्स, द वेव कैरेक्टर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब बाय वेव फंक्शन। जो वेव कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉन का, उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, बाय द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन इज नोन एज साइ, उसका ऐसा सिंबल होता है। इरविन श्रोडिंगर, श्रोडिंगर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। Erwin Schrödinger derived a wave equation for the electron in an atom, which is known as Schrödinger equation. It is also an important equation here. In the next slide, I will show you what is the Schrödinger equation. बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, तो बच्चों ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी मल्टीप्लाई बाई साई इक्वल्स टू 0। दिस इज ए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आपको ऐसा ये इक्वेशन ऐसा का ऐसा ही याद करना है। यू हैव टू गो एम्पियर। एम्पियर का मतलब क्या होता है, मुझे तुम रटो, यानी कि आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखना है। मैथमेटिकली हमें नहीं जाना है कि हाउ दिस इक्वेशन इज डेराइव्ड। ओके, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो इक्वेशन है वो आपको याद रखना है कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस ये इंपॉर्टेंट है 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एस स्क्वायर ई माइनस वी, साई से मल्टीप्लाई करना इक्वल्स टू 0। अभी यहां सभी का मतलब समझ लेते हैं। वेयर एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स, ये आपको एक्स वाई जेड क्या कोऑर्डिनेट्स है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर कि कौन कौन सा एक्सिस है।
जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये एक्स वाई जेड क्या बता रहे हैं आपको? कोऑर्डिनेट्स। while m is the mass of electron, h is the Planck constant, E मतलब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड V का मतलब क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड साई क्या होता है? वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया बच्चों? दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। इनके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं हम। वैसे मोस्टली ये वेव फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है जेडब्ल्यू मेन में और मैक्सिमम जेडब्ल्यू एडवांस में पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। 2018 में जेडब्ल्यू मेन में भी क्वेश्चन पूछा गया था और एडवांस में स्पेसिफिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, तो वो सारे ग्राफ्स वगैरह मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो आपको जेडब्ल्यू मेन और एडवांस के रिलेटेड है। हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर की। द वेव फंक्शन साई सिग्निफाइड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसको बता रहा है? आपको वेव नेचर को बता रहा है। द वेव फंक्शन ऑल्सो नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। साई स्क्वायर रिप्रेजेंट, साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ए स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वह प्लेस है जहां पर के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। देखो यहां पर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उससे हमें यह पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहां है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, है ना, वो सब हमें यहां पता चलता है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो बच्चों ये आ गया ना एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो एक वर्ड होता है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, दोनों में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूं आपको मैं। एक होता है ऑर्बिट, है ना, एक होता है ऑर्बिटल्स। देखो ऑर्बिट मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ऑर्बिट को कैसे बताते हैं हम? KLMN 1 2 3 4 ऐसे हम ऑर्बिट को लिखते हैं, है ना। उस ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स होते हैं S P D F G लाइक दिस, इनको बोलेंगे हम ऑर्बिटल्स। यानी कि ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे। ऑर्बिट के अंदर वह प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस होता है वो पहले पता होना चाहिए। नेक्स्ट एटॉमिक ऑर्बिट की बात आ गई। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती है? Atomic orbital is a three-dimensional space around the nucleus of an atom at which there is maximum probability of finding the electron. अभी मैंने आपको बताया ना कि थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, उसके थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात करनी है ना, तो यहां पर आपके पास तीन एक्सिस होंगे, राइट। मान लीजिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो यहां न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड में इन थ्री डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहां सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है फाइंडिंग की, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन एन एटम विच कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। उन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या भरे जाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए जाते हैं। व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स? बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। 100% एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा जाएगा कंपटीशन में आपसे, चाहे वो नीट हो चाहे जेडब्ल्यू हो। सबसे पहले क्वांटम नंबर्स क्या होता है
वो हम डिस्कस करते हैं। The electrons in various atomic orbital are governed by a set of numbers is known as quantum numbers। एक सेट ऑफ नंबर्स है जिससे हम एग्जैक्टली उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखेंगे कि कहां पर इलेक्ट्रॉन फिलअप किया गया है ऑर्बिटल में। There are the four different kinds of quantum numbers। फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वांटम नंबर्स है, फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर है। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। सेकंड वन इज एजीम्यूथल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल l। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, इट इज रिप्रेजेंटिंग बाय स्मॉल m। और यहाँ L जो लिखा होता है ना वो L ये बताएगा कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो एजीम्यूथल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर S से रिप्रेजेंट करते हैं इसको MS। S मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, M मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, L मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बच्चों आपको सबसे पहले इन चारों के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वन बाय वन करके हम इन क्वांटम नंबर्स के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, इज रिप्रेजेंटिंग बाय स्मॉल n। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है बच्चों? सबसे पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटिंग बाय स्मॉल n। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? स्मॉल n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसके बारे में हमें बताता है? एनर्जी के बारे में बताता है। द क्वांटम नंबर्स गिव द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना है वो आपको कौन बताता है बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 0 to infinity। ईच वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करस्पॉन्ड टू एन एनर्जी सेल ऑफ एन एटम। जो भी नंबर होता है ना वो एक एनर्जी सेल को हमें बताता है। जैसे n का जो वैल्यू है, अगर हमने बोला 1 2 3 4 5 सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता है। इसको लिखने का और तरीका होता है शेल को K L M N O लाइक दिस। ये आपको क्या बताता है? ऑर्बिट के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा है? ऑर्बिट के बारे में बता रहा है। तो लिखा ना शेल, शेल का मतलब होता है ऑर्बिट, एनर्जी शेल मतलब ऑर्बिट। क्लियर है बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर देते हैं। वैल्यू ऑफ स्मॉल n, वैल्यू ऑफ स्मॉल n लिखा हमने 1 2 3 4। एनर्जी सेल कौन सा होगा? तो 1 है तो K, 2 है तो L, 3 है तो M, 4 है तो। स्पेसिफाई करने के लिए सारा कलर्स भी ऐसा ही दिया गया है। जैसा 1 का कलर है वैसा ही K का कलर है, जैसा 2 का कलर है वैसा ही L का है, जैसा 3 का है वैसा ही M का है, जैसा 4 का है वैसा ही N का है। क्लियर है बच्चों? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट ईच सेल कैन हैव इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसका फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, एक ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो किसके बराबर होगा? 2n स्क्वायर। n का मतलब क्या है बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब सबसे पहले हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का डेफिनेशन देखेंगे कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इसके टू अनदर्स नेम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। It will determine the subcell
इन विच द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ये हमें किसके बारे में बताएगा, सब शेल के बारे में। देखो बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा था, शेल के बारे में। ये किसके बारे में बता रहा है, सब शेल के बारे में। दिस कैन टेक इंटीग्रल वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। देखो जो L का वैल्यू होता है ना बच्चों, L का वैल्यू कहां से होगा, 0 to n-1 के बीच L का वैल्यू होगा, और n हमेशा बड़ा होगा L से, हमेशा। n और L कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा बड़ा होगा किससे, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। क्लियर है बच्चों। एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं। ईच मेन सेल कंसिस्ट ऑफ सब सेल्स, हर एक जो मेन सेल होता है ना उसके अंदर सब सेल होते हैं, विच कैन बी इंडिकेटेड बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। जैसे वैल्यू ऑफ एल है ना, और सब सेल कौन सा होगा, अगर एल की वैल्यू 0 है तो सब सेल कौन सा होगा बच्चों, एस। अगर एल की वैल्यू 1 है तो सब सेल कौन सा होगा, पी। अगर एल की वैल्यू 2 है तो सब सेल कौन सा होगा, डी। अगर एल की वैल्यू 3 है तो सब सेल कौन सा होगा, एफ। अगर एल की वैल्यू 4 है तो सब सेल जी। एल की वैल्यू 5 तो सब सेल एच। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर एल इक्वल्स टू 1 बोल दिया मतलब पी सब सेल है, एल इक्वल्स टू 3 बोल दिया मतलब एफ सब सेल है। द क्वांटम नंबर्स ऑल्सो डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, उसका एक फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एल, एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, ये एल। क्लियर है। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि एस ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो जब आपको एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं ना, तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ एल की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, 0। अगर 0 से आप किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0 ऑलवेज। क्लियर है बच्चों। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे आपको P के लिए पूछ लिया जाए, P के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो P के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आप यहाँ 1 रखोगे, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2h अपॉन 2 पाई। तो 2 से 2 तो कट हो जाएगा, क्या रहेगा, h बाई पाई। तो P ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, h अपॉन पाई। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, स्मॉल m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द स्पाइटल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है वो कौन बताता है आपको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन टेक 2L प्लस 1 वैल्यूज होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ml इक्वल्स टू होता है 2L प्लस 1। यानी कि अगर मान लो आप L की वैल्यू आपने 1 रखा है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। अगर L इक्वल्स टू 1 है तो n की 3 पॉसिबल वैल्यूज रहेगी, है ना। और ये कहां से हो रहा है, फ्रॉम माइनस L टू प्लस L इंक्लूडिंग 0। जैसे मान लीजिए आपने L की जो वैल्यू है, L की वैल्यू कितना रखा है, 1 रखा है, तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, -1, 0 और +1। समझ में आया बच्चों। ये जो है, अगर मान लीजिए आपने L की वैल्यू 2 रख दिया, तो 2L प्लस 1 से कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, -2, -1, 0, +1 एंड +2। These are the 5 different values. L equals to 1 का मतलब होता है P सबसेट, और L equals to 2 का मतलब होता है D सबसेट, है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे हम L से, एजीमुथल क्वांटम नंबर से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैलकुलेट करते हैं।
-L to +L इंक्लूडिंग 0। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल इंडिकेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सबसेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सबसेल, जैसे L की वैल्यू 0 है तो S सबसेल होगा, जब L 0 है तो M भी क्या होगा? 0 ही होगा। तो 1 ऑर्बिटल इन S सबसेल, जैसे यहाँ L की वैल्यू 1 है तो वो कौन सा होगा? P सबसेल होगा। जब L की वैल्यू 1 है तो M की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? -L 0 + L, यानी कि -1 0 + 1। तो यहाँ P में क्या होगा? 3 ऑर्बिटल्स इन P सबसेल। तो 3 ऑर्बिटल कौन सा होगा? Px, Py एंड Pz। Px, Py, Pz। अभी हम इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि Px, Py, Pz का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं L की वैल्यू 2 है तो D सबसेल हो गया। अब जब L की वैल्यू 2 है तो अभी मैंने बताया था आपको M की पॉसिबल वैल्यूज क्या रहेगी? -2, -1 0 +1 +2। कितना हो गया? 5 ऑर्बिटल इन D सबसेल। तो कौन कौन सी होगी बच्चों? dxy, dyz, dzx, dx2, y2 and dz2। These are the 5 subcells, 5 orbitals in D, right? तो अब इनका हम स्ट्रक्चर भी डिस्कस करने वाले हैं आपसे। सबसे पहले बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है बच्चों? इन एडिशन टू रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स विल स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट? तो ये इलेक्ट्रॉन एक तो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, है ना, न्यूक्लियस के, ये जो आपका N4 न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एक्सिस पे भी, अपने ऑन एक्सिस पर भी ये चक्कर लगाते हैं। तो दे आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हो गया, एक एक्सियल वेलोसिटी होता है और दूसरा न्यूक्लियर वेलोसिटी होता है। स्पिन क्वांटम नंबर्स विल इंडिकेट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को ये रिप्रेजेंट करता है। स्पिन क्वांटम नंबर कैन बी हैव 2 वैल्यूज, 2 वैल्यू होती है। S की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है? +-1/2, यानी कि +1/2 और -1/2। एन ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में 2 अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होते, जो भी एक ऑर्बिटल होगी उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उनका स्पिन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। आप उसको ऐसा बना सकते हैं या फिर आप उसको ऐसा बना सकते हैं, मीनिंग इज सेम, बट बोथ द इलेक्ट्रॉन आर अपोजिट टू वन अनदर इन द स्पिन वैल्यू। एक का वैल्यू +1/2 होगा तो दूसरे का वैल्यू -1/2 ही रहेगा। ओके, क्लियर है बच्चों? थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।